बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो मादनियात वाला मामला है, ये अब ऐसा लगता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाएगी, लेकिन दावा करने वाले अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि ये मादनियात वाला बिल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से मंजूर करवा लिया जाएगा। और इस पर मुराद सईद साहब की एक ट्वीट आई है, ये बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट है। मैंने इसको पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप सारे इसको गौर से सुने। मुराद सईद ने कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए हैं जिन पर बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कतरा रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने मादनियात बिल नहीं पढ़ा, लेकिन इसके हवाले से जिन खदशात का इजहार आप सब ने किया था और ऐसे मामलात में माजी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तशवीश से तहरीरी तौर पर पार्टी और सूबाई हुकूमत को आगाह कर चुका हूं। पार्टी मामलात पर मैं कभी सोशल मीडिया पर बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अपनी राय देने के लिए फोरम मौजूद है। लेकिन चूंकि एक हफ्ते से अवामी तहरीक का मोमेंटम बना हुआ है और मैं सवाल कर रहा हूं फैसला कुन मरहले का, लेकिन जवाबन मुझसे मेरा मौक़िफ़ बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए यहां तहरीर कर रहा हूं। तो मेरा मौक़िफ़ आसान अल्फाज में है, एब्सोल्युटली नॉट, कि जनाब बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नहीं करना। एब्सोल्युटली नॉट मेरा मौक़िफ़ है। हमारी आपकी तशवीश बनती है, हमारे यहाँ कानून साजी में जहां पे चंद अल्फाज आ जाए, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट, जैसा कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, ये अल्फाज आ जाए तो समझ जाए कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ या फ़ायदा और ताकत की बका और आइन और कानून से मुनाफी हर काम को कानूनी शक्ल दी जाती है इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। ज्यादा दूर क्यों जाए, ऐसे ही अल्फाज का सहारा लेकर SIFC बनाई गई थी, जो अपने मकासद में बिल्कुल वाज़ेह है, बस बेच दे का स्लोगन मिसिंग है। बाकी ये एक ऐसा OLX है जो बना सरमायाकारी के नाम पर, लेकिन अवामी खजाना उड़ाकर, इदारे तबाह करके, अपनी ताकत को दबाम देने और अवामी वसाइल बर्बाद करने के लिए कौमी असासे और ज़खायर ही बेच रहा है। ऐसे ही एफसी में कितनी सरमायाकारी लेकर है, सरमायाकारी तो कोई नहीं लेकर, अपनी चीज़ें ही बेच रहा है। दरियाओं का पानी बिक रहा है, ज़मीनें बिक रही हैं। अच्छा, ज़मीनों के ऊपर मैं आपको ये बता देता हूँ कि दुनिया के कई मुल्कों में मना है कुछ ऐसी फसलें लगाना जो घोड़ों के लिए और कुछ दूसरे जानदारों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, जिसमें एक लूसन कहते हैं, एक को हे कहते हैं, एक को, इस किस्म की फसलें, ये बहुत ज़्यादा ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसको चूस जाती हैं। लिहाजा ये इन फसलों को कई मुल्क अब नहीं लगाते और उन्होंने मना कर रखा है कि ये फसलें ना लगाई जाए, सिर्फ उन जगहों पे लगाई जाए जहां पे बहुत ज्यादा पानी वाफर है या बिल्कुल दरियाओं के किनारे हैं, वहां पे अब थोड़ा लगा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ममालिक जो हैं उनको ये अपने घोड़ों के शौक के लिए, अपने मवेशियों के शौक के लिए और अपनी प्रोटीन्स जो है वो बढ़ाने के लिए उनको ये खुराक चाहिए होती है, तो पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन मुहैया की है। इसके बारे में भी मैं आने वाले दिनों में आपको हक़ाइक़ बताऊंगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और तबाही फेर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर कब्जा हो गया, सिंध की नहरों पर कब्जा हो गया, बलूचिस्तान पर तो लूट सेल चल रही है, पख्तूनख्वा के लिए भी माफिया मजमूम मकासद कोई उनके ढके छुपे नहीं है। ऐसे में तहरीक इंसाफ जो एक अवामी जमात है जिसकी क़यादत अवाम में से उठी है और जिनका जीना मरना इस मुल्क और इसकी अवाम के साथ है, इससे अवाम बजा तौर पर यह तवक्को रखती है कि इनके मफादात का बहरहाल हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं हमेशा से कहता हूं कि वसाइल मसाइल हल करने का सबब बनते हैं, लेकिन हम वो बदनसीब हैं जिनके वसाइल उनके मसाइल की वजह बनते हैं। पख्तूनख्वा की भी 2 दहाइयों की यही कहानी है, यानी पिछले 20 साल से खैबर पख्तूनख्वा में यही हो रहा है। जब से मादनियात दरियाफ्त हुई है, हमारे मसाइल बढ़ते चले गए हैं। वज़ीरिस्तान में एक अरसे से दहशतगर्दी की वजह से स्कूल तो बंद है, लेकिन कानकुनी कभी नहीं रुकती। ये बात आप समझिए कि कई इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी जिंदगी बंद है, सड़कें बंद हैं, लोग जा नहीं सकते, लोग नकल मकानी कर गए हैं, वहां पे दहशतगर्दी के नाम पे जंग लगी हुई है, सारा कुछ रुक गया, लेकिन कानकुनी नहीं रुकती। ये जो जमुर्द निकलता है ना स्वात में, ये जमुर्द निकलना नहीं रुका था। जब तालिबान का कब्जा हो गया, जब बाद में फौज ने कब्जा कर लिया, जो भी हुआ, जमुर्द निकलना नहीं रुका था, कानकुनी जारी थी, वो सिलसिला नहीं रुकता, वहां से पैसा निकलता है ना। तो इसी तरह कह रहे हैं वज़ीरिस्तान में सारा कुछ रुक जाता है, कानकुनी नहीं रुकती, वो जारी रहती है। वो किसके पास है, सबको पता है। बाजोड़ के बच्चे अपना घर छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर है, लेकिन नेफ्राइट, जिसकी एक गाड़ी 80 से 95 करोड़ तक मालियत की नेफ्राइट तरसील करती है, इसकी जो एक गाड़ी नेफ्राइट आप देख भी लें, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ग्रीन कलर का पत्थर बहुत ही कीमती पत्थर है। इसका जो कम से कम भी कीमत है 1 कैरेट की, वो $1000 से शुरू हो जाती है, और ये बहुत $10 से भी शुरू होती है, बहुत मामूली होता है चूरा पीसीस में, लेकिन ये ऊपर जाता है तो बहुत महंगा भी हो जाता है, हज़ारों डॉलर तक इसकी प्राइस जाती है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो एक गाड़ी निकलती है उसकी मालियत 95 करोड़ तक जाती है, यानी 1 अरब रुपए के लगभग एक गाड़ी इसकी निकलती है। और वो ये कह रहे हैं कि वहां पे और तो कोई काम नहीं चल रहा, लेकिन रोजाना कई गाड़ियां इस इलाके से नेफ्राइट की निकल रही हैं। मोहम्मद, खैबर, करक, हंगू वगैरह से जहां वसाइल है वहां दहशतगर्दी की सूरत में मसाइल आ जाते हैं। बलूचिस्तान जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है, बुनियादी जरूरतें दरकिनार, सांस लेने की सहूलत मैसर नहीं है, क्योंकि वसाइल से माला माल है, सो मसाइल का वहां पे अंबार है। मैं अपनी क़यादत को यह भी कहना चाहता हूं कि यह हुकूमत, इस सूबे के वसाइल हमारे पास हमारी अवाम की अमानत है, कौम का यह एतमाद हमारे पास इमरान खान की अमानत है। मुझे यकीन है कि दानिस्ता तौर पर तो आप कभी भी इस अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, लेकिन नादानिस्तगी में भी कोई कोताही हुई तो यह कौम कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये इमरान खान की क़यादत में ये जमात इस वक्त इनकी आखिरी उम्मीद है। कौम की आखिरी उम्मीद कह रहे PTI है। अगर हम भी सरेंडर कर देंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन कुव्वतों के सामने जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रही हैं कुव्वतें,
तो फिर कौम हमें कभी माफ नहीं करेगी कि हम भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हो गए। ये मुराद सईद का ट्वीट है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक फैसला किया है। ये डॉन अखबार के अंदर ये खबर छपी है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल बिल तरमीमी बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी आयद करते हुए बिल की मंजूरी इमरान खान की इजाजत से मशरूत कर दी। अब इसके ऊपर कोई बयान नहीं देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा, और इसके मामले पर सख्त हदायत जारी की है। जबकि कमेटी ने सूबाई हुकूमत को बिल्स पर जल्दबाजी ना करने की भी हदायत दे दी है। फैसला किया गया है कि बिल्स पर किसी कारकुन या रुकन ने बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बिल असेंबली में पेश ना करे। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? कारकुन बात नहीं कर सकता इसके ऊपर? खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने एक बिल जो मुतनाज़ बिल है और एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने उसको जो उनकी वो कैबिनेट है उसने पास किया, असेंबली में उसने जाना है, तो लोग उसके ऊपर बात क्यों ना करें? क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया कि बात ही ना करे कोई? हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अरकान के ऊपर तो पाबंदी लगा सकती है, लेकिन आम कारकुनों पर पाबंदी लगाना क्या ये जमहूरी है? ये भी एक सवाल है। लेकिन एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने फोन करके मुझे बताया कि इमरान खान साहब अक्सर हमें एक बात समझाते थे सबको कि जब आप जाते हैं टॉक शो में या मीडिया शो में या किसी जगह पे भी आप अपनी बात करते हैं तो अपना फोकस मत हटने दिया करें। ये जो इदारे हैं या मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ये जानबूझकर आपका फोकस शिफ्ट कर देते हैं। मैं चंद मिसालें आपके सामने देता हूं ना। इस वक्त देखिए ना, प्रोग्राम होने चाहिए, प्रोग्राम शुरू कहीं से होता है, डिस्ट्रैक्ट करके कहीं से कहीं ले जाते हैं। प्रोग्राम होने चाहिए, मुल्क में बेरोजगारी है, दहशतगर्दी है, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, करप्शन है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, मैंडेट की चोरी हो रही है, जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे टॉक शोज इन पे होने चाहिए ना, इन पे बात होनी चाहिए। लेकिन बात क्या होती है, क्या इमरान खान डील करेगा, और वो भी इमरान खान का नाम लिए बगैर? क्या तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान होने वाला है? क्या तहरीक इंसाफ के धड़ों में इख्तलाफ शदीद हो गए हैं? तहरीक इंसाफ के टोटल कितने धड़े बन गए हैं? सोशल मीडिया पोस्टें कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? और होता क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जाते हैं नॉर्मली वो इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये मुझे एक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया, और वो उनके जवाब देना शुरू कर देते हैं, और जो बात करनी है मीडिया के ऊपर जो करनी चाहिए, हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती बर्बरियत हो रही है, वो उस पर बात करने की बजाय वो नॉन इश्यूज के अंदर जाके फंस जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह इस पार्टी को गाइड किया था उसके ऊपर ये नहीं चल पाई। अब मिसाल के तौर पर ऐसी कि रेजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर इमरान खान साहब ने हुक्म भिजवाया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए मुजम्मिल असलम साहब को, और उन्होंने वो करनी थी 9 तारीख को नहीं की, फिर बाद में उन्होंने की। तो मुजम्मिल असलम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर जब उन्हें सवाल किए गए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, और वो मामला आ गया मादनियात बिल की तरफ। अब क्योंकि ये चीज सूट करती थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, तो उन्होंने फिर मीडिया को खुला छोड़ दिया कि चलाओ इसको। तो उसको फिर भरपूर कवरेज मिली, बहुत ज्यादा। जो असल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खूह खाते चली गई। जो रेजीम चेंज ऑपरेशन के नुकसान पाकिस्तान में हुए, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे उन्होंने मेहनत की, मुजम्मिल असलम साहब ने बड़े मेहनती आदमी है और बड़े शानदार आदमी है। मैं उनका मोतरफ इसलिए हूं कि वो बहुत मुश्किल चीजों को बड़े आसान अंदाज में लोगों को समझाते हैं। गो के कुछ चीजों से मैं इख्तलाफ भी करता हूं उनकी, कुछ उनकी जो चीजें हैं, जो आदाद शुमार और चीजें वो लेकर आते हैं, बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जैजरेट भी कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें ना तो उनके अंदर एक खासियत है मुजम्मिल असलम साहब में, कि वो जो मुश्किल तरीन टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी की, वो आम आदमी के सामने चीजें ऐसे रखते हैं कि आम आदमी को समझ आ जाती है कि उसके साथ धोखा क्या हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत कम लोगों में होती है, उनके अंदर ये क्वालिटी है। अब उन्हें इमरान खान साहब ने कहा था तो किसी वजह से कहा था ना कि बेड़ा गर्क जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हुआ है उसके ऊपर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने पूरी की और बड़ी शानदार की, मैंने उसके कुछ हिस्से सुने हैं, बड़ा जबरदस्त था वो। लेकिन कवरेज कोई नहीं मिली पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि मीडिया ने बड़े तरीके से उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया, एक और तरफ लेकर गए, उनसे जनाब ये मादनियात वाले मामले के ऊपर बात करवाई और सारे मीडिया पे वो छाप दिया। ये है जी। तो ये प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इमरान खान साहब इस बात को बहुत पहले से जानते हैं और वो बार बार इन्हें मना भी करते रहे हैं इस बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है नाज़रीन, वो बहुत तेज होती चली जा रही है, क्योंकि अब वो मुकम्मल तौर पर नौजवानों के हाथ में है। मैं तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से बात कर रहा था जो इस तहरीक को देख रहे हैं या इसको अटेंड कर रहे हैं, और कुछ सहाफ़ी हैं जो गए जाके इन्होंने विटनेस किया, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा जी मोमेंटम बन जाएगा। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर के बाद मोमेंटम कैसे बनेगा। 26 नवंबर को जैसे क़यादत अपने कारकुनों को छोड़ गई, कारकुन वहां पे शहीद हो गए, बहुत सारे जख्मी हो गए, कई लापता है, पता ही नहीं है कि जिंदा है या मुर्दा है। जो लापता है उनकी फैमिलीज का भी नहीं पता चल रहा, अब तो नंबर तक बंद हो गए। तो इसके बाद लोग कैसे निकलेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि अब नौजवानों ने मुराद सईद के मैदान में आने के बाद एक उम्मीद बांध ली है और नौजवान भरे पड़े हैं। एक तो उन्हें गुस्सा जो है वो इस रजीम के ऊपर है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि उन्होंने ज्यादती की है इमरान खान के साथ। दूसरा जो 26 नवंबर वाला मामला है उसमें डरने की बजाय लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग गुस्से में है कि हमारे पाकिस्तानियों को वहां पे शहीद किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया। तो जितना जबर बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा और लोगों के जज्बात की शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही है, और नौजवान बड़े एग्रेसिव हैं और वो अपनी क़यादत से भी नाराज हैं कि क़यादत ने वो हक अदा नहीं किया जिस बुनियाद पर लोगों ने क़यादत को वोट डाला था। ये नौजवान ये सिंपली कहते हैं, जिस भी जलसे में जाते हैं, सहाफी मुझे ये बता रहे थे, कहते हैं जहां पे भी हम जाते हैं लोग दो ही सवाल करते हैं। मैं यहाँ पे बरतानिया में कहीं भी मूव करता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ, लोग देखते हैं, मिलते हैं, एक ही बात पूछते हैं। उस दिन मैं गया, वहां पे मेरे को 200-250 आदमी मिला, ये जो नेजाबादी का मुकाबला हो रहा था। उससे पहले मैं एक बड़ा वो मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया पाकिस्तानियों का, वहां मैं गया तो बहुत सारे लोग मिले, एक शादी में गया, वहां बहुत सारे लोग मिले। तो लोग एक ही बात पूछते हैं बार बार,
लोग कहते हैं इमरान खान कब बाहर आएगा। मैं मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, वहां लोग एक ही बात पूछ रहे थे, इमरान खान कब बाहर आएगा। जिस बंदे से बात करते हो कहते हैं एक ही सवाल है जो आवाम हर जगह पे हमसे पूछ रही है, और पाकिस्तान में भी सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो, उसके पास हमारे मसाइल का हल है। तो अब ये नाज़रीन जो तहरीक है वो नौजवानों के हाथों में जाएगी तो क़यादत के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, और इदारों और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, हुकूमत के ऊपर भी दबाव। हुकूमत तो है ही नहीं, वैसे हुकूमत का तो नाम लेना ही बिल्कुल एक बिला वजह हम नाम ले लेते हैं हुकूमत है, एक्चुअली तो एस्टेब्लिशमेंट है जो कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ों को, और कठपुतलियां हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। नाज़रीन, 2 अमरीकी जो कांग्रेसमैन है वो पाकिस्तान आए, और उनके पाकिस्तान आने के बाद जो है वो रुला पड़ा हुआ है। बहुत सारे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनको पैगामात भिजवा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, और अंग्रेजी के अंदर उनको ट्वीट करके कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, रिजीम चेंज ऑपरेशन में जो नुकसान हुआ उसके ऊपर बात हो रही है। तो अमेरिकी कांग्रेसमैन का एक वफ्द है, इसमें 2 मेन कांग्रेसमैन है जिनमें एक जैक ब्रैकमैन और दूसरे टॉम स्वाजी, ये दोनों पाकिस्तान में आ गए हैं, और ये 15 अप्रैल तक पाकिस्तान में रहेंगे, अगले 2 दिन ये पाकिस्तान में है। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना मौक़िफ़ ठीक तरीके से इनके सामने रखना चाहती है तो सबसे बेहतर तो यह है कि इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक इन्होंने कोशिश की भी है कि इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो। अब देखना यह है कि मौजूदा रजीम इनको इमरान खान से मिलवाता है या नहीं मिलवाता। दूसरा, जो जबरी तौर पर लापता हुए ना अफराद, जैसे कि इंतजार पंजूथा साहब है, दीगर कुछ लोग हैं, उनसे जरूर इनकी मुलाकात करवाई जाए ताकि वो बताएं कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। तीसरा, जो अलीमा खान साहबा और अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब साहब, उनको मिलवाया जाए, और एक वफद के साथ वो मिले जिसमें कम से कम 7-8 लोग मौजूद हों वफ्द के अंदर, वो बताएं हकायक, ताकि एक दूसरे के सामने बैठ के जब वो बात करेंगे तो पूरे हकायक सामने रखेंगे। अकेला आदमी बातों का डर जाता है, कंप्रोमाइज भी हो जाता है, दबाव भी आ जाता है, तो पूरा एक वफ्द अपोजिशन का भी मिलना चाहिए, और अलीमा खान साहबा को जरूर मिलवाना चाहिए। जो बाहर ओवरसीज मौजूद हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, बाहर कासिम सूरी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बाहर मौजूद हैं, सबसे बड़ा नाम, फिर शहबाज गिल है, शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, दीगर और बहुत सारे लोग हैं। ये सब लोग भी अपने तौर पर हकायक सामने रखते रहते हैं, चीजें बताते रहते हैं। तहरीक इंसाफ ने जैसे यूरोपीय यूनियन के वफ्द को एक डोजियर पेश किया था, बताया था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां क्या हो रही हैं, किस अंदाज में हो रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे दीवार के साथ लगाया है, अदलिया के साथ क्या किया गया, आइन में तरमीम कैसे की गई, जिन एमएनएस को अगवा किया गया, उनकी फैमिलीज को अगवा किया गया, उनकी भी मुलाकात करवाई जाए। वो बताएंगे हमारा की असेंबली हमें उठा के ले गई थी एजेंसियां, और वो हमसे कह रहे थे कि आप आईनी तरमीम के हक में वोट दे दें, हम नहीं देना चाह रहे थे, हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है। तो ये चीजें उनके सामने रखें, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये गंद वहीं से पड़ा है। लेकिन इससे पहले जनरल बाजवा ने जो बाइडन की जो हुकूमत थी अमेरिका में, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कर दिया था, उन्हें इमरान खान के खिलाफ किया और फिर उनके साथ मिलकर रजीम चेंज कर दिया। अब यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त हुकूमत है या डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया है उसको कायल कर पाएगी इमरान खान के खिलाफ? तो इसी के साथ जोड़कर लोग मादनियात वाले बिल को भी देखते हैं, और इसी के साथ जोड़ के लोग ये देखते हैं कि मुलाकातें चल रही हैं। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े मोहतात तरीके से सही हकायक सामने रखने पड़ेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं आज़ाद सहाफ़ी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी भी मुलाकातें होनी चाहिए, ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए हैं, ताकि सारे हकायक इनको पता चले, और ये जाके उसके मुताबिक अगर ये ईमानदारी से काम करते हैं और जाकर अपनी हुकूमत को बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान के मसले का हल सिर्फ यही है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए, तो फिर और कोई रास्ता होगा नहीं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब पहुंचे बरतानिया और पिछले दरवाजे से दाखिल हो रहे थे अपने घर में। हालात देखें आप कि मियां साहब अपने घर में पिछले दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आते रहे हैं, जब ये वज़ीर आला बने तो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, इन्हें ज़ियाउल हक साहब के दौर में इक़्तिदार में लाया गया। फिर ज़ियाउल हक के बाद जब दोबारा आईजीआई बनी तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी जमातों को इकट्ठा करके तो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने अपने सीनियर सियासतदानों के। फिर दोबारा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, फिर ये डील करके परवेज़ मुशर्रफ से निकल गए, फिर वापस आए और फिर चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। पंजाब में पहले हुकूमत की डील करने के बाद, फिर वफाकी हुकूमत बनाई धांधली करने के बाद, और हमेशा चोर दरवाजे से आते हैं। अभी जो इमरान खान की हुकूमत खत्म करके इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, चोर दरवाजे से आए थे। चाहे ये PDM 1 की हुकूमत हो, PDM 2 तो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी है। आज एक यास्मीन राशिद साहिबा से शिकस्त खाने वाला शख्स जो है वो बरतानिया में भी अपने घर में जब दाखिल होता है तो चोर दरवाजे से दाखिल होता है, मतलब पिछले दरवाजे से दाखिल होता है। इसमें शायान अली की एक वीडियो है, वो बहुत वायरल हुई है और वो वीडियो हर तरफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे छाई हुई है। तो मियां साहब के तो हालात जनाब ये हैं। जरदारी साहब के हालात क्या है? यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, बैरिस्टर सैफ साहब ने स्टेटमेंट तो बड़े काम का दिया। आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इनके बहुत खिलाफ हैं, लेकिन स्टेटमेंट बड़ा मजेदार दिया बैरिस्टर सैफ ने और नुक्ता भी बड़ा कमाल उठाया। तो बैरिस्टर साहब कहते हैं कि नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध की आवाम की पीठ में छुरा घोंपा है या उनकी याददाश्त जवाब दे गई है, उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अब ये दोनों में से एक बात तो है, अगर तो जरदारी साहब की ज़हनी हालत ठीक है तो फिर उन्होंने सिंध की आवाम की पीठ में चिड़ा घोंप के जरदारी साहब ने 6 नहरें बना दी हैं दरिया सिंध के ऊपर। अगर तो ज़हनी हालत ठीक है, ज़हनी हालत ठीक है तो फिर सिंध के साथ दुश्मनी की है, सिंध की आवाम की पीठ में छुरा घोंपा जरदारी साहब ने। और अगर उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो फिर आप लिवरेज दे देंगे, उन्हें पता ही नहीं चला काम पड़ गया। और अगर ज़हनी हालत ठीक नहीं है तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों बराजमान है, फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, उन्हें अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालत की वजह से खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
ये जनाब बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा, मुराद अली शाह साहब ने धमकी लगाई है कि नहरों पर वफाकी हुकूमत को छोड़ देंगे। यानी जो नहरों वाला मामला है इस पर हम वफाकी हुकूमत को छोड़ सकते हैं। जरा स्टेटमेंट आप सुन लें। वो कहते हैं जी, नहरी मंसूबों पर मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी, अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे और ना ही इन्हें फ्री हैंड देना चाहते हैं। अगर जमहूरी तरीके से बात ना मानी गई तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। मुराद अली शाह साहब, आपने बहुत बड़ी बड़क मार दी है। जरदारी साहब कभी ये हुकूमत नहीं छोड़ सकते। आप लोगों की सियासत बढ़ जाएगी अगर आपने हुकूमत छोड़ी और दोबारा इलेक्शन में चले गए। भाई एक ही रास्ता है कि आप अपोजिशन बेंचों पर आकर बैठ जाएं और कौम से माफी मांग लें। फिर सारा का सारा गंद जो है वो नवाज शरीफ साहब पे और एस्टेब्लिशमेंट पे पड़ जाएगा और पीपल्स पार्टी इसमें निकल जाएगी और सिंध में दोबारा हुकूमत भी बना सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इस तरह गेम करेगी कि उधर भी खेलना और इधर भी खेलना है तो इलेक्शन जब भी होगा पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह फंसेगी, क्योंकि सिंध के अवाम और पीपल्स पार्टी के बारे में ये बात जानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और नाज़रीन, एक और बड़ी मजेदार खबर है। ये खबर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मानता ही नहीं है। काजी ने बल्ले का निशान भी छीन लिया था। इधर पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हुआ, वो भी बहुत बड़ी पार्टी है। किसी को पता ही नहीं चला, पूरे पाकिस्तान में कानो कान खबर ही नहीं हुई। किसी ने कोई सवाल ही नहीं उठाया, ना इलेक्शन कमिश्नर ने उठाया, ना जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, किसी ने पूछा ही नहीं, इंतखाबी निशान भी नहीं छीना। पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी खामोशी से इस्लामाबाद में इंटर पार्टी इंतखाबात का इनेकाद हुआ। बिलावल जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 साल के लिए चेयरमैन, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलाहात मुंतखब हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कैसा खामोशी से काम डाला है उन्होंने। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ और ये मुझे बड़े अहम जराए ने ये बात बताई है। फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलना चाहते, वो चलना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे श्योरिटी और गारंटी दी जाए, क्योंकि मैंने बड़ा धोखा खाया। मैं सारी जिंदगी जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मैंने हाथ मिलाकर रखा, मैंने इनके साथ लंबा टाइम गुजारा, लेकिन इन दोनों ने मुझे धोखा दिया। हुआ ये था कि जब फजलुर रहमान साहब ने तहरीक चलाई, पीडीएम के सरबराह बने, तो उन्हें लगता था कि उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी और उनके साथ एक इत्तेहाद कायम किया जाएगा। इसका वादा भी किया गया था। जब इमरान खान की हुकूमत गिर गई और इलेक्शन का टाइम आ गया, पहले फजलुर रहमान साहब से बहुत वादे किए गए। फिर एक मीटिंग होती है, उसमें फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी अब बात करें, बताएं हमने कहां से इलेक्शन लड़ना है, आपने कहां से लड़ना है, जरा हम आपस में बात करने कमेटी बना लें। तो उस पर नून लीग ने बताया जी आप राणा सनाउल्लाह साहब से बात कर लीजिएगा। ये मुझे बात जो है वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा ने बताई, जिन्हें फजलुर रहमान साहब वगैरह ने बैठा के बताई कि हमारे साथ ये हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने काफी दिन तक घास ही नहीं डाली। फिर उन्हें पैगाम भिजवाया गया जी फजलुर रहमान साहब आपको याद कर रहे हैं। दोबारा जब बात हुई तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बताया कि जी आपके बारे में फैसला हुआ है कि 3 सीटें आपको नून लीग दे रही है। यानी 3 नशिस्तें हैं जिन पे नून लीग आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है और ये जो 3 नशिस्तें हैं ये भी आप शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ेंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ये क्या बात है, मैं फिर नवाज शरीफ से बात कर लेता हूं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी नहीं, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही है, ये आप ये समझ लें। तो फिर फजलुर रहमान साहब ने कहा फिर वहां से तो ना हुई, ये तो फिर उधर से है जहां से सारा निजाम चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो राणा साहब ने कहा जी आप हमसे ज्यादा समझदार है। इस तरह की एक बात मुझे रिपोर्ट हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने मुझे बताया। तो फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं जी हमारे साथ तय करें 3-4 चीजें। नंबर 1 हमें क्या हिस्सा मिलेगा, नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको कहीं बुला लेती है हमारे आपके साथ मिलने के बाद, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके हमें बीच में निकाल दें। नंबर 3 जो भी बातचीत होगी फिर हमारा मुश्तरका तौर पर लायामल होना चाहिए, मुश्तरका तौर पर बातचीत करें, फिर पीछे कोई नहीं हटेगा। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि जनाब ऐसा नहीं होगा, फिर आप पीछे हट जाएंगे। अगर हमें आपको श्योरिटीज चाहिए तो हमें भी चाहिए, आपने भी बहुत सारे धोखे किए हुए हैं, लिहाजा आपको भी पूरी ताकत से खड़े होना पड़ेगा। एक उनको एतराज है कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई चुटकी काट देता है फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, ये भी उनका एक प्रॉब्लम है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।